वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PGMN में। हमने स्टार्ट की है बायोलॉजी की सीरीज जिसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो फर्स्ट वाले इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, इसमें हमने देखा था एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ डाइकॉट। ठीक है, डाइकॉट के बारे में देखा था, यानी ऐसे सीड, ऐसे बीज जिसमें दो दल अलग अलग निकलते हो। अभी आज हम देखने वाले हैं मोनोकॉट कि इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है। ठीक है, सो देखो बच्चों कि डाइकॉट और मोनोकॉट जो होता है इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस की ऑलमोस्ट प्रोसीजर सेम होती है, बट लास्ट में जैसे कि उधर वाले में क्या हो रहा था, लास्ट में एक हॉर्स शू शेप बन जाता था जिसके कारण दो अलग अलग दल बनते थे। बस यहाँ पे उस वाले स्टेप में आकर के गड़बड़ी होती है और ये मोनोकॉट बन जाता है। तो देखो बच्चों क्या होने वाला है, आपको डायग्राम नजर आ रही है, आपके टेक्स्ट बुक से ही ली गई डायग्राम है। सो देखो इनिशियल स्टेप में वापस मतलब जो हमने लास्ट में देखा था वैसे ही है, ऊस्पोर है, फिर वहाँ से सस्पेंसर इनिशियल सेल है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये सस्पेंसर सेल ऊपर वाला, फिर नीचे कॉटिलीडॉन वगैरह। ऑल द स्टेप्स आर सेम, जितने भी स्टेप है वो पूरे सेम ही हैं। अभी आगे यहाँ पे देखो, ये जो डायग्राम है ये आपको दिखाया गया है कि जब एम्ब्रियो सिंथेसाइज होता है मोनोकॉट का, उसमें अलग क्या है, डाइकॉट से अलग क्या है। सो देखो यहाँ पे ऊपर वाला एक पोर्शन है जिसे नाम दिया गया है स्क्यूटेलम। ठीक है, सो ये क्या करता है, स्क्यूटेलम एक्चुअली ये वर्ड दर्शाता है कि किसी चीज से प्रोटेक्ट करना, शील्ड करना। जैसे मानो कि इधर से कुछ आ रहा है और आपके पास कुछ अच्छा सॉलिड सा है, तो हम क्या करेंगे, अपने हाथ में लेके वो ऐसे प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को। ठीक है, सो उसी तरह से ये एक प्रोटेक्ट करने वाला हिस्सा दिखता है, इसी को स्क्यूटेलम कहा जाता है। ये हम कहाँ पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं मोनोकॉट के एम्ब्रियो में। सिंथेसिस का प्रोसीजर सेम है। ठीक है, सो ऊपर वाला जो पोर्शन है इसे कहते हैं स्क्यूटेलम। ठीक है, बस वर्ड्स अलग अलग है, बाकी कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज सेम। अभी आगे देखो, नीचे है शूट अपेक्स दिखाया गया है आपको। अभी देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये जो है ना इपीब्लास्ट, इपीब्लास्ट क्या है, जैसे हमने देखा था कि जो डाइकॉट होते हैं ये लास्ट में क्या करते थे, ऐसे हॉर्स शू शेप बना लेते थे एक स्ट्रक्चर अपना। ठीक है, और फिर ये दोनों में से फिर ये कॉटिलीडॉन और ये कॉटिलीडॉन बन के रेडी हो जाता था। मोनोकॉट में क्या होता है, यहाँ पे जब इनका डेवलपमेंट होता है ना, उसी टाइम पे एक जो है वो डिग्रेड हो जाता है और एक ही बचता है, जिसके कारण ये मोनोकॉट कहलाते हैं। बट जो डिग्रेड हुआ है इसका कुछ थोड़ा सा जो भाग बचा हुआ है, यही है ये इपीब्लास्ट। ठीक है, समझ में आया। अभी देखो बच्चों, नीचे वाले पोर्शन में है वापस रेडिकल, रेडिकल के नीचे है रूट कैप, और रूट कैप को नीचे जो कवरिंग है वो है कोलियोराइजा। ठीक है, ये जो है रूट कैप है, ये है सॉरी ये है रेडिकल, उसके नीचे आता है रूट कैप, रूट कैप के नीचे वाला ये जो एरिया है ये है कोलियोराइजा। क्या है ये, कोलियोराइजा। अभी देखो बच्चों, ये है एक कंप्लीट एम्ब्रियो मोनोकॉट का। सो इसमें भी सेम है जैसे डाइकॉट का था उसी तरह से, बस आपको थोड़े से टर्म्स अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, कोलियोप्टाइल ऊपर वाला पोर्शन है जो क्या करता है, जो शूट अपेक्स है इसको प्रोटेक्ट करता है, कोलियोप्टाइल। ठीक है, ये जो है ना पोर्शन, ये इस तरह से एक पहाड़ बनाया हुआ है जो, ये है कोलियोप्टाइल। उसके नीचे है ये शूट अपेक्स, मतलब यहाँ से शूट स्टार्ट होने वाला है। ओके, और यहाँ पे एक जो नॉच बचा हुआ है ये क्या है, जो डिग्रेड हो चुका है, इसका हॉर्सशू शेप स्टेज के टाइम वाला एक कॉटिलीडॉन, ये उसका एक बचा हुआ हिस्सा है जिसको कहा जाता है इपीब्लास्ट। नीचे आ जाओ, नीचे है रेडिकल, रेडिकल के नीचे आता है रूट कैप, और इन दोनों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है कोलियोराइजा। ओके, सो ये है एक मोनोकॉट के एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। ओके, बाकी इनका जो सिंथेसिस का प्रोसीजर है ये सेम है जैसे कि हमारे डाइकॉट में था। ओके, सस्पेंसर सेल देखो, आप डायग्राम देख के पता लग रहा है आपको कि एज इट इज बाकी का जितना भी था ये सब सेम है, बस शेप में चेंज हुआ है। कहाँ पे चेंज हुआ है, यहाँ पे दो कॉटिलीडॉन्स थे, यहाँ पे एक कॉटिलीडॉन है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़े से नाम अलग कर दी ताकि आप लोग डर जाए कि अरे भाई ये क्या है, बट ये कुछ भी नहीं, ये सेम है, इनका फंक्शन सेम। ओके, तो ठीक है, चलो बच्चों हम आगे चलते हैं। ओके, अभी ये क्या है, अभी हमने क्या किया था, हमने किया था एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों हो रहा है एम्ब्रियोजेनेसिस, क्योंकि एम्ब्रियोजेनेसिस होने के बाद हमें फल और बीज मिलने वाले हैं। सबर का फल मीठा होता है और ये फल कहाँ से आता है, एम्ब्रियोजेनेसिस से आता है।
ओके, तो देखो आपको अभी यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं दो अलग अलग सीड्स, एक है मोनोकॉट और एक ही डाइकॉट। ये वाला मोनोकॉट का है जो है मेज, मेज यानी जो हम खाते हैं, दैट इज मक्का। ओके, और ये वाला एक डाइकॉट है, एक किसी बीन का, ठीक है, जैसे कि राजमा होता है और जो मटर है जिसमें दो अलग अलग बीन्स, सॉरी दो अलग अलग कॉटिलीडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये एक उसका है। सो हमें इनका स्ट्रक्चर समझ के लेना है, ठीक है। सो देखो बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है मोनोकॉट का, मोनोकॉट में क्या है, एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। यहाँ पे ढूंढो बच्चों, एंडोस्पर्म दिखाई दे रहा है क्या? एंडोस्पर्म है क्या डाइकॉट में? नहीं है, एंडोस्पर्म डाइकॉट में नहीं है, सिर्फ मोनोकॉट में ही प्रेजेंट है। ओके, अभी देखो सीड कोट एंड फ्रूट वॉल, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ये क्या है, एक फ्रूट की वॉल है, दीवारें हैं या फिर एक कोटिंग है। और क्या दिख रहा है आपको, इस कोटिंग के अंदर एक लेयर है, देखो बच्चों ये दिख रही है, ये वाली लेयर, ये आ गई यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। सो ये वाली जो लेयर है जिसको मैंने ब्लैक से थोड़ा सा डार्क कर लिया है, इसे कहा जाता है एलुरोन लेयर। एलुरोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट है, जो ऊपर एंडोस्पर्म है ना, ये बस उस एंडोस्पर्म को एक लाइन, एक बाउंड्री दे रही है। एलुरोन लेयर इधर दिखाई दे रही है क्या आपको? नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि वो डाइकॉट में नहीं होती, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे आपको सिंपल बस एक नॉचेस के फॉर्म में दिखाए गए हैं आगे के जितने भी पार्ट्स है मोनोकॉट के वो, ठीक है। इसमें देखो बच्चों, स्क्यूटेलम ये वाला पोर्शन दिखाया गया है, देन कोलियोप्टाइल ये वाला पोर्शन है, देन ये है एकदम अंदर वाला जो है ना, ये प्लूम्यूल है, और इसके नीचे है रेडिकल, और रेडिकल को जो कवर कर रहा है वो है कोलियोराइजा। ये एकदम सिंपल सी स्वीट सी डायग्राम है एक मोनोकॉट की, ठीक है। अभी चलो आ जाते हैं अपने डाइकॉट वाले पे। अभी देखो डाइकॉट में क्या है, आई थिंक ये एक राजमा होना चाहिए, ठीक है, जैसे जिस तरह से इसका शेप बनाया हुआ है, चलो जाने दो। ओके, सो यहाँ पे ये डाइकॉट का सीड है जिसमें क्या किया है, देखो इस तरह से सीड बंद होता है, इसको जब ओपन किया तो इसमें दो अलग अलग कॉटिलीडॉन्स नजर आते हैं, और ये उन दोनों का इमेज है खूबसूरत। अभी हमने जो वर्ड्स देखे थे वो सब आपको यहाँ पे समझ जाएंगे, देखा। ओके, सो ये एक एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो यानी जिसके पीछे हमने इतनी मेहनत की है अभी लास्ट लेक्चर में, वो है ये एम्ब्रियो। ओके, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम चना खोलते हैं सो ऊपर से एक छोटा सा ऐसा नोकीला हिस्सा बाहर रहता है, ठीक है। और जितने भी आप दाल वगैरह देखते हो, स्पेशली मसूर की दाल खाइए बच्चों आपने, जो ऑरेंज कलर की होती है, वो जब दाल बनाते हैं ना तो उसके दो टुकड़े यानी उसके कॉटिलीडॉन्स अलग अलग कर देते हैं। बट अगर आपने होल मसूर देखा ना, जो आई थिंक फरसान वगैरह में होता है, ठीक है, सो ये कंप्लीट एक डाइकॉट सीड ही होता है। उस जो ओके, मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया आपको बताने के लिए, क्योंकि जब मसूर की दाल बनाई जाती है ना बच्चों, तो ये वाला जो पोर्शन है इपिकोटाइल हाइपोकोटाइल, ये क्या करता है, अपने आप को बाहर रिलीज करता है। रिलीज करता है कैसा, उसमें से आपको दिखाई देता होगा कि दाल में कुछ छोटे छोटे थ्रेड के जैसे टुकड़े हैं। ये क्या होता है, ये होता है इस डाइकॉट सीड का इपिकोटाइल वाला पोर्शन, ठीक है। ये होता है, क्यों होता है ये वाला पोर्शन, सबसे पहले तो दो बीन्स को, सॉरी अपने दो कॉटिलीडॉन्स को उनको एक साथ लाना है, दैट्स व्हाई ये इनमें प्रेजेंट होता है। ओके, चलो अब एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि आपको बुक में क्या क्या दिया हुआ है इस डायग्राम में। सो ये है एक डाइकॉट सीड, देखो यहाँ पे भी सीड कोट प्रेजेंट है जो वहां पे भी था, यानी सीड के सबसे बाहरी वाला हिस्सा सीड कोट यहाँ पे भी प्रेजेंट है। ओके, कॉटिलीडॉन यानी ये जो तो बड़े बड़े भाग है, दो बीन, एक बीन में जो अलग अलग दो दल है, ये है कॉटिलीडॉन, ठीक है। अभी रेडिकल, रेडिकल क्या है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये है रेडिकल। रेडिकल के ऊपर ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये है इपिकोटाइल, इपिकोटाइल, ठीक है। और उसके नीचे वाला ये है हाइपोकोटाइल, इपी का मतलब ऊपर, हाइपो का मतलब नीचे। सो इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, और ये है रेडिकल वाला पोर्शन। जो हाइपोकोटाइल का बेस है जो एकदम नीचे है ना, ये है रेडिकल। ये एक बीन सीड जो है डाइकॉट,
ठीक है। अभी एक बात याद रखना है बच्चों की, ये जो R रेडिकल है ना यहाँ नीचे वाला, यही आगे चल के रूट सिस्टम को इनिशिएट करता है। यानी जब हम इसको बोने वाले हैं जमीन में, सो जो रूट बन करके निकलता है उसका इनिशिएशन इस रेडिकल से होता है। रेडिकल कहाँ पे प्रेजेंट है? हाइपोकोटाइल का जो लास्ट वाला एंड है यहाँ पे रेडिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, यह है कोटिलीडॉन्स, हिपोकोटाइल। अभी बस एक जो डिफरेंस है इसमें यह है कि एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म इस वाले में है, उस वाले में नहीं है। ओके, ऐसा क्यों होता है? अभी देखो बच्चों, एंडोस्पर्म क्या कर रहा है? एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन दे रहा है, खाना पीना दे रहा है। जो मोनोकॉट्स होते हैं, जो मोनोकॉट के सीड होते हैं, ये क्या करते हैं? अपने साथ अपना खाना लेके चलते हैं। ठीक है, अपना खाना पीना भी अपने साथ लो और चलो। क्यों? ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा समय तक सरवाइव कर सके। ओके, सो अगर आपको डिफरेंस पूछा गया मोनोकॉट एंड डाइकॉट में, सो ये एक मेन पॉइंट होना चाहिए कि एंडोस्पर्म इस वाले में प्रेजेंट है, इस वाले में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अभी देखो जो डाइकॉट्स होते हैं, डाइकॉट के कोटिलीडॉन क्या करते हैं? इनमें थोड़ा बहुत फूड स्टोर होता है। ठीक है, ये जो डाइकॉट के कोटिलीडॉन्स है ना, इनमें इनका थोड़ा बहुत, काफ़ी कम मात्रा में, जितना चाहिए उतना न्यूट्रिशन थोड़ा बहुत स्टोर होता है। और ये क्या काम करते हैं? जब इसको बोया जाता है, सो उस टाइम पे जो इनिशियल लीफ बन के तैयार होते हैं ना इनके स्प्राउटलिंग्स के, सो ये वो लीफ बनाने में और फोटोसिंथेसिस करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? सो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स। कौन से? डाइकॉट एंड मोनोकॉट। अभी सीड बन गया। अभी सीड के ऊपर वाला जो कवरिंग होता है, ये क्या होता है? ठीक है, आप लोगों ने जितने सीड्स देखे, ठीक है, जैसे कि एक टाइम पास वाला एक पोर्शन, आपको पता है कि टाइम पास नाम का एक खाने पीने का एक स्नैक्स आता था जो आई थिंक सनफ्लावर्स के सीड होते थे। ठीक है, इसमें क्या है कि उस सीड को तोड़ो, अंदर वाला पोर्शन खाओ, ऊपर वाला छिलका फेंक दो। सो ऊपर वाला ये जो छिलका है, ये क्या है? ये ऊपर का इसका सीड का कोट है, और जो हमने खाया है ये इसका एम्ब्रियो था, सीड था। ठीक है, सो सीड बन गया, सीड के ऊपर कवरिंग होता है। अभी कवरिंग में भी 2 लेयर्स होते हैं। ठीक है, सीड कवर कितने हैं? इसमें 2 लेयर्स होते हैं, टेस्टा एंड टेगमन। टेस्टा एंड टेगमन ये 2 अलग अलग क्या होते हैं? ये एक फ्रूट का, सॉरी, ये क्या होते हैं? सीड के कवर होते हैं या फिर सीड के कोटिंग होते हैं। सो टेस्टा एंड टेगमन, जो टेस्टा है ये सबसे बाहर वाला होता है, और जो टेगमन है ये जो होता है ये इनर वाला होता है। सो देखो, जो सबसे बाहर है इसे क्या चाहिए? अगर कोई चीज़ आप बाहर लगा रहे हो, एक्सटर्नल, आप घर के बाहर एक कंपाउंड वॉल लगाते हो, क्यों लगाते हो? प्रोटेक्शन के लिए। वो कैसे होती है? स्ट्रॉन्ग। यस, तो टेस्टा भी कैसा होता है? आउटर होता है, इसलिए ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग माने ये ठीक होता है। ठीक है, और जो इनर वाली लेयर होती है जिसे टेगमेन कहते हैं, ये उतनी थिक नहीं होती है, थिन ही होती है। ठीक है, थिन होती है और उतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती, बट ओके, ये दोनों भी लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी उसके बाद में एक और टर्म है जो है पेरिस्पर्म। अभी ये क्या है? देखो बच्चों, पेरिस्पर्म सो देखो बच्चों, पेरिस्पर्म क्या होता है? सो पेरिस्पर्म हमने जब एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें हमने एक भाग देखा था जिसका नाम था न्यूसेलस। याद है क्या आपको? ये जो अंदर वाला एरिया है ये है आपका एम्ब्रियो सैक, और उस एम्ब्रियो सैक को लगकर ही अंदर से एक पोर्शन था जिसे कहा गया था न्यूसेलस। जिसे क्या कहा गया था? न्यूसेलस। जो क्या करता था? न्यूसेलस हेल्प करता था उस एम्ब्रियो सैक को टू गेट न्यूट्रिशन या फिर नरिशमेंट। सो ये क्या होता है? ये न्यूसेलस अभी जब जब ये एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है, इसमें एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा है, उस टाइम पे ये जो बाहर वाले लेयर होते हैं ना, ये अपने आप को किस चीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, इंटेग्यूमेंट्स अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं सीड के कवर में या फिर सीड के कोट में।
ठीक है। इंटेगुमेंट हमने कितने देखे थे, 2 देखे थे। एक काम करते हैं, हम वो वाली जो डायग्राम है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कंप्लीटली। ओके, सो देखो बच्चों, ये हमने डायग्राम देखा था एनाट्रोपस ओव्यूल का। सो इसमें क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है इंटेगुमेंट कवर कर रहा है अपने आप को, बाद में आगे चल के ये बनने वाला है सीड का कोट। कितने हैं इंटेगुमेंट हमारे पास, 2 इंटेगुमेंट है, 1 and 2। सो एक बन जाता है इनर वाला और एक बन जाता है आउटर वाला। ठीक है, इनर एंड आउटर ये अपने आप को कन्वर्ट कर ले रहे हैं बाद में सीड के कोट में। कब, जब ये अंदर का एम्ब्रियो सैक कंप्लीट एम्ब्रियोजेनेसिस कर लेता है उस टाइम पे, जब वहां पे एक बीज बन करके तैयार हो जाता है उस टाइम पे। अभी देखो बच्चों, यहां पे ये वाला जो पोर्शन है ना, ओके, ये वाला जो पोर्शन है ये लीफ की तरह थोड़ा सा, इसे कहा जाता है न्यूसेलस। सो क्या होता है, जब ये एम्ब्रियो यहाँ पे डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा है, उस टाइम पे नियर अबाउट मैक्सिमम ऑफ द स्ट्रक्चर क्या हो जाता है इसमें कि डिजेनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एम्ब्रियो बन करके तैयार होता है। बट कुछ कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ पे ये जो न्यूसेलस है ना, ये आखिर में भी टिका हुआ रहता है, यानी एम्ब्रियो बनने के बाद भी, बीज बनने के बाद भी ये न्यूसेलस टिका हुआ है, इसका कुछ भी नहीं हुआ। सो उस कंडीशन को कहा जाता है पेरिस्पर्म। इसे क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म। दिखाई दे रहा है आपको, यस, पेरिस्पर्म। ये कौन सी कंडीशन है बच्चों, ये वो कंडीशन है जहां पे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद भी न्यूसेलस वाला पोर्शन प्रेजेंट होता है। एंड इसके एग्जाम्पल्स है बच्चों बीट रूट, ओके, बीट रूट एंड ब्लैक पेपर। ओके, जो काली मिर्ची होती है ना, काली मिर्ची और बीट रूट, ये दोनों भी एग्जाम्पल है किस चीज के, पेरिस्पर्म के, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूसेलस। कब प्रेजेंट होता है, आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कंप्लीटली डेवलप होने के बाद भी न्यूसेलस उसमें टिका हुआ है, इसे कहा जाता है पेरिस्पर्म। एंड द एग्जाम्पल क्या है इसमें, बीट रूट एंड ब्लैक पेपर। ओके, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन से टर्म्स है आपके बुक में। ओके, सो एंडोस्पर्मिक एक मतलब बीज में होता है, एक टाइप होता है एंडोस्पर्मिक। सो एंडोस्पर्मिक यानी इस तरह के सेल जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। ओके, जो सीड्स कंप्लीट डेवलप हो जाने के बाद भी अपने आप में एंडोस्पर्म को स्टोर करके रखे हुए, या फिर इनमें एंडोस्पर्म का भाग प्रेजेंट है, इन्हें कहा जाता है एंडोस्पर्मिक या फिर अल्ब्यूमिनस। ठीक है, इन्हें क्या कहने वाले हैं हम, इन्हें कहने वाले हैं एंडोस्पर्मिक। क्यों, क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, एंडोस्पर्मिक। एंड और क्या कहने वाला है, एक और इसे नाम है अल्ब्यूमिनस। एंड द एग्जाम्पल इसमें क्या है हमारा, मेज में क्या प्रेजेंट होता है, इसमें ऑलरेडी एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। और कौन कौन से सेल्स है, और कौन कौन से सीड्स है। सो अनदर एग्जाम्पल कैस्टर ऑयल एक आता है इसमें, और एक आता है अपना कोकोनट। यस, कोकोनट भी इसमें एक एग्जाम्पल आता है, कोकोनट, कैस्टर ऑयल एंड मेज। ये कौन से एग्जाम्पल है, ये वो सीड के एग्जाम्पल जिसे एंडोस्पर्मिक या फिर अल्ब्यूमिनस कहा जाता है, जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ओके, ठीक है, अभी इसके अपोजिट जाते हैं, दैट इज नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एक्स अल्ब्यूमिनस। एक्स यानी जो था, पास्ट, एक्स अल्ब्यूमिनस, या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है, जो सीड के या फिर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे पूरा खा लिया गया। ओके, जहाँ पे एंडोस्पर्म पूरा गटक लिया गया, इस तरह के सीड्स को कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स अल्ब्यूमिनस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से आते हैं, जितने भी हमारे बीन सीड्स है, वीट नहीं आने वाला इसमें, यस, इसका एग्जाम्पल क्या आता है, इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं हमारे बीन सीड्स आते हैं, एंड पी एक एग्जाम्पल इसका, जो मटर होता है ना हमारा, ये भी इसी के अंडर आता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। ओके, सो नेक्स्ट वाला जो उसका हमारा पार्ट है, ये है अबाउट
ओके, एक पॉइंट रहेगा शायद इसमें हमारा। यस, कोटलीडॉन। कोटलीडॉन यानी क्या होता है, ये वाला जो हिस्सा प्रेजेंट होता है ये। अगर आप लोगों ने चना एक बेस्ट एग्जांपल है डाइकॉट सीड को स्टडी करने के लिए, ठीक है। सो जब भी आप कोई चना देखने वाले हो, एक ऊपर से इस तरह से नोक होती है और ऐसे नीचे से कुछ चना होता है हमारा, ठीक है। ओके, चना नहीं लग रहा होगा बट कंसीडर कर लो कि चना है। और यहाँ पे बीच में एक लाइन होती है जहाँ से दोनों भी जो इसके कोटलीडॉन्स ये अलग अलग हो रहे हैं। और देखो बच्चों, यहाँ पे जो ये ऐसी थोड़ी सी नोक है ना बच्चों, यहाँ से इसका जर्मिनेशन स्टार्ट होने वाला है। ओके, और एक बात, ये क्या है, हमने जो एनाटोपस ओव्यूल में देखा था, जो एक ऐसा हिस्सा जो क्या कर रहा है, ओव्यूल को कनेक्ट कर रहा है। कहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, नीचे वाला जो प्लासेंटा था वहाँ पे, जो था फनिक्यूलस। यस, ओके। सो इसी तरह का कुछ जो स्ट्रक्चर है एनाट्रोपस ओव्यूल का, ये कंटिन्यू बाद में भी रहता है सीड को डेवलप होने के बाद। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे एक माइक्रोपाइल का स्ट्रक्चर बचा हुआ है, वो एक होल। हर एक चना अगर आपने देखा तो चने में एक छोटा सा होल नजर आता है। ये होल क्या होता है, ये होल होता है जो माइक्रोपाइल प्रेजेंट है ना हमारे एनाट्रोपस ओव्यूल में, यही होता है वो। अभी यहाँ पे ये जो होल बचा हुआ है या फिर जो माइक्रोपाइलर ओपनिंग था, इसका बाद में क्या काम होता है, सो इसका बाद में फंक्शन होता है कि गैसेस एक्सचेंज करना, सांस लेनी होती है ना, दैट्स वाई। और इसका एक काम होता है कि वाटर को एब्जॉर्ब करो। जब भी हम चना सोक करने के लिए रखते हैं, भिगोने के लिए रखते हैं, सो एक 4-6 घंटे में ये फूल करके रेडी हो जाता है। ये क्यों रेडी होता है, क्योंकि इसके पास यहाँ पे एक होल है और इस होल से क्या होता है, उसके इनसाइड ये वाटर जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, एज वेल एज यहाँ से गैसेस एक्सचेंज भी होता है। ओके, और देखो बच्चों, एक और आपके बुक में टर्म है दैट इज पेरिकार्प। सो पेरिकार्प का क्या मीनिंग होता है, जो फ्रूट की कवरिंग होती है ना, ये होता है पेरिकार्प। जो छिलके होते हैं फ्रूट के, यही है पेरिकार्प, ठीक है। चलो, और एक बात जो आपको याद रखनी चाहिए कि जो हम फ्रूट का पल्प वाला हिस्सा खाते हैं जो टेस्टी होता है, ये हमारे लिए नहीं होता। ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है ताकि फ्रूट के इनसाइड जो एक सीड है, ये सीड काफ़ी देर तक इसमें प्रोटेक्टेड रहे, इसको न्यूट्रिशन मिलता रहे, इसलिए ये फ्रूट का पल्प होता है, ठीक है। ओके, चलो अभी चलते हैं हम अबाउट द सिग्निफिकेंस, कि सिग्निफिकेंस क्या है सीड और फ्रूट के बनने का। क्यों बन रहा है सीड और फ्रूट, नेचर में कोई भी काम फालतू में तो नहीं होता। सो सीड इसलिए बनता है ताकि कोई भी एक स्पीसीज अपने आप को कंटिन्यू कर सके। फ्रूट इसलिए बनता है ताकि, फ्रूट मतलब अभी जो बाहर का पल्प वाला एरिया है ना, ये क्यों बनता है, ये इसलिए बनता है ताकि सीड को अपना जो न्यूट्रिशन है ये कंटिन्यूअसली इस फ्रूट से मिलता रहे। और एक बात होती है वो ये है कि जब हम फ्रूट खाते हैं, या फिर चलो भाई अब हम तो इंसान ही, हम तो खाने वाले हैं, बट जो पशु पक्षी खाते हैं, जो जानवर खाते हैं, ये फ्रूट खाते समय इसके अंदर का जो सीड है ये थूक देते हैं क्या, फेंक देते हैं क्या बाहर, नहीं, ये क्या करते हैं, कंप्लीटली सीड के साथ खा जाते हैं। ओके, सो जब वो अपना मतलब एक्सक्रीट करते हैं वेस्टेज, ठीक है, सो उस वेस्टेज में क्या होता है, जो सीड का कवर इतना स्ट्रांग होता है जो हमारे या फिर किसी एनिमल के बॉडी में भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता। सो जब वो अपना वेस्ट बाहर निकालते हैं, सो उसमें इनका सीड एज इट इज़ बाहर निकलता है। सो ये एक और क्या है, ये एक नेचर ने मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि किसी स्पेसिस को स्प्रेड अगर करना है, ओके, स्प्रेड करना है, सो उसके लिए हेल्प करता है, ठीक है। मतलब हम हो गए या फिर कोई अगर जानवर है, ये फ्रूट क्यों खाता है, ताकि उसका पेट भरे या फिर उसे अच्छा लगता है इसलिए खाता है ना। तो उसी तरह मान लो कि कोई गोट है, कोई बकरी है जो क्या कर रही है, बेर वगैरह जैसे फ्रूट्स खा रही है जो काफ़ी सीजनल होते हैं और टेस्टी भी होते हैं और खाते ही काफ़ी सारे लोग। और ये क्या करने वाले हैं, अभी देखो बेर जो होते हैं काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, सो हम लोग तो उसका सीड निकाल के खा जाते हैं, बट जो एनिमल्स या फिर कुछ बर्ड्स जो होते हैं ये ऐसा नहीं कर पाते, एज इट इज़ ये सीड के साथ खाने वाले हैं। सो ऊपर का जो पल्प वाला पोर्शन होता है ये तो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, बट जो बचा हुआ सीड वाला पोर्शन है ये इनके वेस्ट के थ्रू बाहर निकल जाता है। और जब ये ज़मीन पे जाने वाला है, सो एक फिजिबल जब इनको टाइम मिलता है जहाँ पे सनलाइट और पानी वगैरह अच्छे से मौजूद होने वाला है, फिर उस टाइम पे क्या होने वाला है, इस सीड से एक नया प्लांट बनने वाला है, ठीक है। सो ये भी एक सिग्निफिकेंस ही है कि फ्रूट और सीड बन रहा है, ताकि क्या हो सके, उस स्पेसिस को आगे कंटिन्यूएशन मिल सके और वो स्पेसिस आसपास के एरिया में एक अच्छे अमाउंट पर, अच्छे
मतलब एक अच्छे नंबर में डेवलप हो सके, उसके नए स्पेसीज या फिर नए प्लांट आ सके। ठीक है, ये भी एक इसका सिग्निफिकेंस है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड इसको कह सकते हैं कि सीड को डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, चलो अभी चलते हैं हम आगे। आगे हमें एक पॉइंट स्टडी करना है जो है डॉर्मेंसी। सो डॉर्मेंसी क्या होता है? देखो बच्चों, ऐसा होता है क्या कि चलो भाई अब मैंने लिस्ट, चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि बेर का ही, ठीक है, या फिर इमली का भी। सो अगर हमने इमली खाई, सो इमली के अंदर से जो सीड्स निकलते हैं, ठीक है, जो उसके बीज निकलते हैं, सो ऐसा है क्या कि चलो भाई अब मैंने इमली वगैरह तो खा लिया, अब अगर ये सीड को मैंने 5 मिनट में ज़मीन में नहीं डाला तो इसके बाद ही इसको कहीं भी पे डालो, इसका कोई नया प्लांट इससे बन करके नहीं तैयार होने वाला। ऐसा होता है क्या? नहीं। हम किसी एक सीड को काफ़ी समय तक स्टोर भी कर सकते हैं और उसके बाद में जब उसे हम बोएंगे, ज़मीन में डालेंगे, तब वापस से उसका प्लांट बन के रेडी होने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि चलो अभी क्या भी हो गया, अभी मैंने 5 मिनट दे दिए, 5 मिनट में अगर इस सीड को आपने ज़मीन में डाला तो ठीक, वहाँ पे आ जाएगा पौधा। बट अगर आपने इसको लेट कर दिया, 2 दिन तक रुक गए, उसके बाद सीड डाला, तो फिर वहाँ पे कोई पौधा नहीं आने वाला। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। इसी को डॉर्मेंसी कहा जाता है। डॉर्मेंसी यानी क्या होता है? ये एक मैकेनिज्म है जो बाय नेचर ही सीड को मिली है। क्यों मिली है? ताकि सीड अपने अस्तित्व को कायम रख सके। कैसे? अभी जो सीड होते हैं, सीड को जर्मिनेट होने के लिए जो कुछ भी एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए होता है, ठीक है, सबसे पहले उसको मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए। अब ऐसे होता है कि कुछ सीज़न ऐसा होता है जहाँ पे धूप ही नहीं होती, कोई सीज़न ऐसा है कि उसको पानी ही नहीं मिल रहा। बट आप लोगों ने देखा होगा कि हम जिस रास्तों से डेली अप डाउन करते हैं, वो रास्ते समर के दिनों में कैसे होते हैं? धूप में जब कड़क धूप होती है उस टाइम पे कैसे होते हैं? सूखा पड़ा है भाई, कुछ भी नहीं है। बट जैसे ही 1 या 2 बारिश आ जाती है, उसके बाद क्या होता है? पूरा जो जहाँ पे मिट्टी वाला पोर्शन है, वहाँ पे छोटे छोटे स्प्राउटलिंग आते हैं, ठीक है, फिर चाहे वो कोई भी स्पेसिस की हो, आ जाते हैं। सो अभी हमने वहाँ पे तुरंत कहीं पे सीड डाला था क्या? नहीं डाला था। ये सीड यहाँ पे कब आए थे? पता नहीं कितने महीनों पहले आए थे। बट जब उनको पानी मिला तब इन्होंने क्या किया? अपने आप को ग्रो किया। ठीक है, सो यही है डॉर्मेंसी। मतलब क्या किया? यहाँ पे वो जो सीड पता नहीं जितने दिनों से पड़े हुए थे, इनका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ, ये कचरा नहीं बन गए वहाँ पे पड़े पड़े। इन्होंने इनके सर्वाइवल को, मतलब इनका सर्वाइवल बाय नेचर ही वहाँ होता है डॉर्मेंसी के थ्रू। एक ऐसा फेज इनके लाइफ का, सीड्स के लाइफ का, जब ये बस बैठे हैं आराम से, ये कुछ भी नहीं कर रहे, ना ये जर्मिनेट हो सकते हैं ना ये डिग्रेड हो सकते हैं। ठीक है, ये बस बैठे हैं। जैसे ही इन्हें इनको जैसा चाहिए वैसा इन्वायरमेंट मिल जाएगा, ये अपने आप को जर्मिनेट कर देंगे। इसी को कहा जाता है डॉर्मेंसी। समझ रहे हो आप? ओके, सो ये है डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी क्यों ज़रूरी होती है? ये ज़रूरी होती है सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल का क्या मीनिंग होता है? मतलब इन्हें अपना अस्तित्व टिका कर रखना है ना। इन्हें क्या करना है? अपना अस्तित्व टिका के रखना है, इसीलिए ये डॉर्मेंसी दर्शाते हैं। ठीक है, चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल अडाप्टिव मैकेनिज्म। ओके, यहाँ पे ये जो 2 वर्ड है स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल में क्या होता है कि उनका स्ट्रक्चर में ही कुछ ना कुछ मैकेनिज्म छिपा हुआ है। सॉरी, उनका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह से बना हुआ है कि वो थोड़े पीरियड के लिए डॉर्मेंस रह सकते हैं, यानी वो डायरेक्टली जर्मिनेट नहीं होने वाले। एक है फिजियोलॉजिकल, यानी उनके कुछ फंक्शनल, उनका खुद का कुछ फंक्शनल मैकेनिज्म है। ये अडेप्टिव मैकेनिज्म होते हैं। क्यों होते हैं? इन्हें अपना अस्तित्व टिकाना है इसलिए, और इसी प्रोसीजर को कहा जाता है, इसी क्वालिटी को कहा जाता है डॉर्मेंसी। ठीक है, सो डॉर्मेंसी क्या है? ये मैकेनिज्म है। ये हो सकती है आइदर स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल। और इसका एम क्या होता है? इसका एम होता है कि इन्हें अपने आप को टिका कर रखना है, सरवाइव करना है, इसलिए डॉर्मेंसी होती है। अभी डॉर्मेंसी, ओके, डॉर्मेंसी यानी हम काफ़ी सीड्स जो स्टोर करके रख सकते हैं, और जब हमें चाहे तब अगर हमने उसको सॉइल में बो दिया, सो उस टाइम पे वहाँ से नया प्लांट बन करके रेडी हो सकता है। अभी कुछ ऐसे प्लांट भी है इस अर्थ पे, इस दुनिया में, जिनका डॉर्मेंसी पीरियड ये हज़ारों साल है, यानी इनके बीज हज़ारों साल तक जैसे के वैसे ही रहने वाले हैं, ये खराब नहीं होने वाले। ठीक है,
कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके बीज ऐसे हैं भाई कि जिनका चलो इतना बड़ा डॉर्मेंसी पीरियड है। चलिए चल के देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ओके, सो एक जाना माना जो आप सभी को पता है ये वाला पोर्शन जो कि है डेट्स, खजूर। डेट्स, इसके जो बीज होते हैं ये कितने दिन तक डॉर्मेंसी रख सकते हैं? ये रख सकते हैं 2000 ईयर्स। पता नहीं इतने साल अर्थ भी रहने वाली है या नहीं, बट इस फ्रूट के जो सीड्स है ये 2000 ईयर तक डॉर्मेंसी को मेंटेन कर सकते हैं। यानी इसका बीज 2000 साल के बाद भी अगर बोया तो भी वो नया प्लांट दे सकता है। ओके, ये नेचर ने बनाया हुआ एक, हम क्या कहेंगे इसे, ये एक मिरेकल ही है जो नेचर ने बनाया हुआ है। एक और एग्जांपल है, ये जो छोटे छोटे से खूबसूरत से फ्लावर्स दिख रहे हैं ना आपको ब्लू कलर के, जिसका नाम है ल्यूपिनस आर्क्टिकस। इसके सीड्स भी 10,000 ईयर्स, ओ माय गॉड, 10,000 ईयर, इतने सालों तक डॉर्मेंसी पीरियड, यानी ये इतने साल तक जीव के तू ही रहने वाले हैं, जैसे है वैसे ही रहने वाले हैं। इनके सीड की एक्सपायरी ही नहीं है 10,000 ईयर, नॉट अ जोक। ठीक है, सो ये है अबाउट द डॉर्मेंसी। अभी इसके बाद में हमें कुछ कंसेप्ट्स देखनी है लाइक अपोमिक्सिस वगैरह। सो जो नेक्स्ट वाले कंसेप्ट्स है इसे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।